हेलो दोस्तों, आज हम कक्षा 10 के साइंस यानी विज्ञान में दूसरा अध्याय अम्ल, क्षार तथा लवण के बारे में पढ़ेंगे। अम्ल, क्षार तथा लवण क्या होते हैं, उसकी विस्तृत जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे और समझाएंगे कि अम्ल क्षार को कैसे पहचान की जाती है, आप कैसे इसको समझ पाएंगे। तो आपने देखा होगा कि कुछ पदार्थों को हम खाते हैं तो खट्टे लगते हैं, कुछ कड़वे लगते हैं। तो यदि मान लीजिए कुछ ऐसे पदार्थ आपको मिल जाएं जो लगता हो कि नहीं वो हमारे लिए हानिकारक हैं, तो क्या उन्हें भी आप चख करके आप बताएंगे? नहीं। तो अनेक प्रकार के परीक्षणों के आधार पर इसको कई भागों में डिवाइड किया गया है और आपको बताया गया है कि हम इसकी पहचान कैसे करेंगे अम्ल, क्षार तथा लवण की। तो कुछ रासायनिक पदार्थों को, जैसे कुछ रासायनिक पदार्थ होते हैं जिनको हम खाते पीते हैं, तो कुछ रासायनिक पदार्थों को उनके रासायनिक गुणों के आधार पर अम्ल, क्षार तथा लवण के रूप में बांट दिया गया है, अलग अलग भागों में बांट दिया गया। अब जब हम इसको अम्ल, क्षार तथा लवण के भाग में बांट दिए तो कह रहा है कि अम्ल, क्षार जब लवण बटा तो इनमें कुछ विशिष्ट गुण होते हैं और कुछ विशिष्ट गुणों के कारण ही ये अन्य पदार्थों से या अन्य जो ये पदार्थ होते हैं, जो रासायनिक पदार्थ होते हैं, यह अन्य दूसरे पदार्थों से या दूसरे यौगिकों से क्या करते हैं, तो भिन्नता को प्रदर्शित करते हैं। उदाहरण के लिए मान लिया जाता है कि मानव तथा जंतु, जो मानव होते हैं और जंतु होते हैं, तो उनका जो पाचक रस होता है, पाचक रस का मतलब अमाशय पेट जो होता है उसमें पाचक रस पाए जाते हैं। तो पाचक रसों में अम्ल क्या होते हैं, उपस्थित होते हैं ऑलरेडी, वो या तो मानव हो या तो जंतु। जब पाचक रसों में अम्ल उपस्थित होता है तो अम्ल, क्षार को उसके स्वाद के आधार पे क्या करते हैं, बांट दिया गया कि कौन अम्ल है और कौन सा क्षार है। तो चलिए, जब उसको अम्ल, क्षार में बांटा गया तो पहला आज हम पढ़ेंगे अम्ल के बारे में। अम्ल, क्षार, क्षार को क्षारक भी कह सकते हैं, अम्ल क्षारक तथा लवण। तो टॉपिक होगा आपका अम्ल, किसे कहते हैं। तो देखिए, प्रारंभ में यानी कि स्टार्टिंग में पदार्थों को उनके स्वाद के आधार पर और लिटमस पेपर के आधार पर बांटा गया। स्वाद तो समझ रहे होंगे कि खाने पीने में जो स्वाद आता है, खट्टा है, कड़वा है, तीता, तीखा है, मीठा है, सब ये तो जानते हैं कि स्वाद। लेकिन लिटमस पेपर, लिटमस पेपर एक ऐसा पेपर होता है जिसको लीचिंग नामक पौधे से प्राप्त किया गया होता है। तो जो लीचिंग नामक पौधे से जब हम इसको प्राप्त करते हैं तो उसको, जैसे कि देखिए, जो हम लोग पेपर लिखने के उसमें काम करते हैं, जैसे कि कागज होता है, कि ये बांस, अनेक प्रकार के घास फूसों से, पेड़ पौधों से ये पेपर बनाए जाते हैं। लेकिन जो लिटमस पेपर होता है वो अलग प्रकार का पेड़ से बनाया जाता है, उस पेड़ का नाम है लीचिंग पौधा। तो अब देखिए, तो बता रहा है कि अम्ल कहते किसे हैं, तो कह रहे कि वे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे तथा नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं उसे अम्ल कहते हैं। कह रहे कि वे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं तथा नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं वो अम्ल कहलाते हैं। अब इसके बाद कह रहा है कि अम्ल शब्द की जो उत्पत्ति हुई है वो लैटिन शब्द के एसिड से उत्पत्ति हुई है। तो लैटिन शब्द के एसिड से जब उत्पत्ति हुई तो एसिड का मतलब होता है खट्टा, तो अम्ल का मतलब हो गया खट्टा। मतलब वे पदार्थ जो खट्टे होते हैं उनमें क्या पाया जाता है, तो उनमें अम्ल पाया जाता है। अब
तो अम्ल जब खट्टा होता है तो जिससे सिरका की हम बात करते हैं, सिरका ले लेते हैं। सिरका, सिट्रस फल, सिट्रस फलों जैसे संतरा और नींबू, ये सब क्या है? खट्टे पदार्थ हैं। और इमली, देखिए तो सिरका में अम्ल पाया जाता है, सिट्रस पर संतरा नींबू में भी अम्ल पाया जाता है और इमली में भी अम्ल पाया जाता है। लेकिन इन तीनों में किस प्रकार के अम्ल होते हैं? तो देखिए पहला जो सिरका होता है इसमें एसिटिक अम्ल पाया जाता है, एसिटिक अम्ल, जिसका फार्मूला होता है CH3COOH। सिट्रस फल संतरा और नींबू में, तो संतरा और नींबू में सिट्रिक अम्ल पाया जाता है जिसको बोलते हैं सिट्रिक। और जो इमली होता है तो इमली में टर्टरिक अम्ल पाया जाता है। तो ये है अम्लों के पर, जैसे कि देखिए ये एसिटिक अम्ल, सिट्रिक अम्ल, टर्टरिक अम्ल, तो ये कुछ पदार्थों में क्या होते हैं? पाए जाते हैं, जिनकी खोज करके हमें बताया गया है कि जो इमली अम्ल तो होते हैं जिसके बारे में आपको बताया गया है कि जो स्वाद में खट्टे होते हैं, जो नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। लेकिन वो अम्ल किस रूप में होते हैं? तो सिरका के रूप में होता है, संतरा नींबू के रूप में होता है, इमली के रूप में होता है। और इसमें जो अम्ल पाए जाते हैं तो सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है, संतरा नींबू में सिट्रिक अम्ल पाया जाता है और इमली में जो होता है कि टर्टरिक अम्ल पाया जाता है। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं? जान सकते हैं कि किस फल में कौन से अम्ल पाए जाते हैं। अब देखिए इसके उपरांत मतलब इसके बाद एक आर्हेनियस रसायन विज्ञान के वैज्ञानिक हैं, उन्होंने अपना मत दिया कि अम्ल किसे कहते हैं। तो आर्हेनियस के अनुसार भी हम जान लें कि आखिरकार अम्ल किसे कहते हैं। तो आर्हेनियस के अनुसार आर्हेनियस ने बताया कि वे पदार्थ जो जलीय विलयन में, मतलब वैसे पदार्थ जिसको जल में घोला जाए, तो वे पदार्थ जो जलीय विलयन में वियोजित होकर, मतलब कि टूटकर H+ आयन देते हैं तथा H+ आयन के अलावा और कोई धन आयन नहीं देते हैं, इसे ही हम अम्ल कहते हैं। क्या आर्हेनियस ने बताया कि आर्हेनियस के अनुसार वे पदार्थ जो जलीय विलयन में वियोजित हो करके H+ आयन देते हैं और H+ आयन के अलावा कोई और अन्य धन आयन नहीं देते हैं, तो इसे हम अम्ल कहते हैं। ये आर्हेनियस के मत के अनुसार था। अब ये तो हुआ अम्ल के बारे में। अब हम अम्ल के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे कि अम्ल आखिरकार कितने प्रकार के होते हैं, टाइप्स ऑफ एसिड। जो टाइप ऑफ एसिड होता है तो टाइप्स ऑफ एसिड में देखेंगे कि ये अम्ल कितने प्रकार के होते हैं। तो पहला होता है प्रबल अम्ल। तो प्रबल अम्ल किसे कहते हैं? तो इसकी डिफिनीशन है कि वे अम्ल जो जल में पूर्ण रूप से आयनित या वियोजित हो जाते हैं। कह रहा कि वे अम्ल जो जल में पूर्ण रूप से आयनित या वियोजित हो जाते हैं तो उसे हम प्रबल अम्ल कहते हैं। कह रहा है कि वे अम्ल जो पूर्ण रूप से वियोजित या आयनित हो जाते हैं, मतलब जल में, तो जब पूर्ण रूप से आयनित या वियोजित हो जाते हैं तो उसी को हम प्रबल अम्ल कहते हैं। जैसे इसका उदाहरण देख लेते हैं कि आखिर ये प्रबल अम्ल है कौन, इनका सूत्र क्या होता है, इन्हें कहते क्या हैं। तो प्रबल अम्लों में जैसे पहला है HCl,
हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये प्रबल अम्ल होता है। दूसरा है H2SO4, ये सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल। और HNO3, ये नाइट्रिक, ये प्रबल अम्ल है। इन्हीं को प्रबल अम्ल कहा जाता है। ये तो हो गया, लेकिन ये जल में वियोजित कैसे होते हैं? तो देखिए, जैसे कि यहाँ पे दिया गया है H2SO4, किसी एक को ले लेते हैं और यहाँ पे लिख देंगे AQ। AQ का मतलब हो जाता है जलीय विलयन। AQ अगर हम यहाँ पे S लिख देते, S का मतलब ठोस, L का मतलब लिक्विड और G का मतलब गैस। लेकिन ये ना ही तो ठोस है, ना ही तो गैस है और ना ही द्रव है। ये है क्या? तो ये है आपका यहाँ पे जलीय विलयन, मतलब कि हम H2SO4 का जलीय विलयन कराते हैं तो यह आयनित या वियोजित होता है पूर्ण रूप से। तो जैसे कि यहाँ पे लिख देंगे 2H प्लस आयन, अब प्लस, ये देखिए हाइड्रोजन आयन तो वियोजित हो गया। अब यहाँ पे लिख देंगे SO4 -2 आयन। तो देखिए, जब इसको हम जल में घोलते हैं, जल में मिलाते हैं, तो पूर्ण रूप से आयनित या वियोजित हो जाता है, यानी टूट जाता है। ये है आपका प्रबल अम्ल। इसके बाद प्रबल अम्ल के बाद आता है आपका दुर्बल अम्ल। दुर्बल अम्ल, तो दुर्बल अम्ल किसे कहते हैं? तो कह रहा है कि वे अम्ल जो जल में पूर्णतः आयनित या वियोजित नहीं होते हैं, उसे हम दुर्बल अम्ल कहते हैं। वे अम्ल जो जल में पूर्णतः आयनित या वियोजित नहीं होते हैं, दुर्बल अम्ल कहलाते हैं। जैसे जितने भी दुर्बल अम्ल होते हैं वो कार्बनिक अम्ल हो, यानी कि कार्बन से मिलकर बने होते हैं, उनमें कार्बन की मात्रा होती है। जैसे हम आपको उदाहरण में समझाते हैं कि आपका उदाहरण है दुर्बल अम्ल का कि CH3COOH, उसके बाद HCOOH, अगला है HCN। ये सब दुर्बल अम्ल के उदाहरण है। ये जल में किस प्रकार से आयनित या वियोजित होता है? तो यहाँ पे लिखेंगे हम HCN, हाइड्रोजन साइनाइड। अब ये एसिटिक अम्ल है, ये फार्मिक अम्ल है और ये हाइड्रोजन साइनाइड है। तो हम इसको क्या लिख देंगे? यहाँ पे ऐसे तीर लगाएंगे। और ये तो जलीय विलयन है ना, इसको हम AQ कर लेते हैं इसको, और यहाँ पे देखते हैं कि कैसे प्राप्त होगा। तो यहाँ पे H प्लस आयन और प्लस CN माइनस आयन। इस प्रकार से हम क्या करते हैं, दुर्बल अम्ल के बारे में जान पाते हैं। अब देखिए, इसके बाद हम देखते हैं कि सबसे, जब इन प्रबल अम्ल को या दुर्बल अम्ल को जब हम जल में वियोजित करते हैं, तो जल में वियोजित होने के बाद इसकी अपेक्षिक प्रबलता का क्रम क्या होता है, मतलब कौन सबसे अधिक प्रबल होता है और उसके बाद कौन सा प्रबल होता है, और कौन सबसे अंत में आता है और कौन सबसे स्टार्टिंग में आता है। तो इसके प्रबलता के क्रम को हम देखते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपके पास है HCl, CH3COOH, HCN, HCOOH, H2SO4, HCN, HNO3, ये सभी क्या हैं? तो अम्ल हैं। ये सब इन अम्लों को यदि हम जल में घोलते हैं, तो जल में घोलने के बाद क्या होता है कि इनमें प्रबलता के क्रम में सबसे अधिक प्रबल, सबसे अधिक मजबूत कौन सा अम्ल होता है? तो देखिए, हम इसको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो सबसे अधिक प्रबल होता है HCl, जो HCl है सबसे अधिक प्रबल होता है। उसके बाद होता है HNO3, दूसरे नंबर पर आता है HNO3। अब तीसरे नंबर पे कौन अम्ल आता है? तो इतने में हम छाटेंगे और देखेंगे कि तीसरे नंबर पे कौन आएगा। तो तीसरे नंबर पे आता है आपका H2SO4, ये तीसरे नंबर पर
प्रबलता की क्रम में आता है। उसके बाद होता है CH3COOH। अब जस्ट इसके बाद, तो इसके बाद आ जाएगा आपका H2CO3। ये सभी क्या है और अंत में हम HCl लिख लेते हैं, HCl। तो इसको हम बोलते हैं प्रबलता का क्रम। तो जो प्रबलता का क्रम है, तो अम्ल सबसे प्रबल अम्ल है HCl, उसके बाद HNO नाइट्रिक अम्ल HNO3, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल, एसिटिक अम्ल। इस प्रकार से हम क्या करते हैं, सभी अम्लों के प्रबलता के क्रम को जान पाते हैं। अब देखिए, तो जब अम्ल क्या होता है कि जल में घुल जाता है, वियोजित हो जाता है, तो उसको हम बोलते हैं आयनित। तो जो H+ आयन होता है जल में पहले से ही घुला हुआ है, तो हम लिख देंगे यहाँ पे H+ आयन प्लस H2O। ऐसे करने के बाद अब हम इस समीकरण को हल करेंगे, तो यहाँ पे हमें प्राप्त हो जाएगा H3O। और इस H3O के ऊपर हम क्या करते हैं, प्लस का चिन्ह लगा देते हैं, और इसको बोला जाता है हाइड्रोनियम आयन। हाइड्रोनियम आयन, ये है आपका हाइड्रोनियम आयन। ये आयनित मतलब आयन जब जो हाइड्रोजन आयन के रूप में रहता है, यदि उसी हम आयन को जल में घोल देते हैं, तो हमें हाइड्रोनियम आयन क्या होता है, प्राप्त हो जाता है। जस्ट अब अगला टॉपिक हम देखेंगे कि अगला टॉपिक क्या होता है। तो वह है अम्ल के गुण। अम्लों के भौतिक गुण। तो अम्ल के भौतिक गुण निम्नलिखित 3 प्रकार से हम देख सकते हैं कि इसके 3 गुण होंगे। तो पहला गुण इसका ये है कि अम्ल स्वाद में खट्टे तथा जल में विलय होते हैं। पहला है कि अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं और ये जल में विलय होते हैं। दूसरा इसका गुण है कि अम्ल नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है। और इसका तीसरा गुण है कि अम्लों की प्रकृति साधारण होती है। जो अम्ल होता है इसकी प्रकृति क्या होती है, साधारण होती है, तथा इनकी क्रिया से कपड़ा, लकड़ी, कागज आदि क्या होते हैं, नष्ट हो जाते हैं। कह रहा है कि अम्ल की जो प्रकृति होती है, इसके तीसरे गुण में कि अम्ल की प्रकृति साधारण होती है। इससे क्या होता है कि कपड़ा, लकड़ी, त्वचा, ये सब क्या होते हैं, अम्ल के संपर्क में आने के बाद ये नष्ट हो जाते हैं। मतलब कि कपड़ा पर अगर अम्ल को गिरा दिया जाए, कपड़ा दुर्बल हो जाता है, कागज भी फटने लगते हैं, त्वचा भी क्या होती है, ज्वलन, यानी त्वचा में जलन उत्पन्न होने लगता है। तो उसी के बारे में बताया है कि त्वचा आदि जो भी कपड़ा, कागज, त्वचा आदि ये सब क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं अम्ल के संपर्क में आते। ये अम्लों के भौतिक गुण था। उसके बाद अम्ल के रासायनिक गुण के बारे में जानेंगे। अम्ल के रासायनिक गुण। तो अम्ल के रासायनिक गुण में पहला है कि यदि अम्ल, जैसे कि पहला है धातु से क्रिया। धातु से क्रिया, तो ध्यान दीजिए कि यदि अम्ल धातु से क्रिया करता है तो वह हमें हाइड्रोजन गैस देता है। क्या देता है, हाइड्रोजन गैस। अब दिमाग में इस बात को रखिएगा कि जब भी अम्ल किसी भी धातु से क्रिया करता है तो हमें हाइड्रोजन गैस क्या करता है, देता है। जैसे देखिए हम यहाँ पे बताते, जैसे जिंक, कॉपर, ये दोनों धातुएं हैं। इन धातुओं से यदि हम अम्ल H2SO4 के साथ क्रिया कराते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा ZnSO4, जो विस्थापन अभिक्रिया यहाँ पे हो रहा है।
और जब ZnH2SO4 है तो यहाँ पे हमें H2 देख रहे होंगे आप, H2 जो यहाँ बच रहा है उसको हम यहाँ लिख देते हैं, तो जो हाइड्रोजन गैस है हमें प्राप्त हो जाती है। यहाँ पे लिख देंगे यस, ये G होता है, गैस है ना, तो यहाँ पे G लिख लेंगे। तो कोई भी धातु यदि अम्ल के साथ अभिक्रिया करती है तो हमें हाइड्रोजन गैस ही देती है, ये आपको मालूम होना चाहिए। दूसरा है कि कॉपर सल्फेट यहाँ बनेगा CuSO4 और प्लस यहाँ से हो जाएगा H2। ये है मतलब, यानी कि अम्ल के रासायनिक गुण में पहला था कि धातुओं के साथ अभिक्रिया, यदि अम्ल धातुओं के साथ अभिक्रिया करता है तो हमें हाइड्रोजन गैस ही देता है। दूसरा है इसका हेडिंग कि धातु कार्बोनेटों के साथ अभिक्रिया, धातु कार्बोनेटों के साथ अभिक्रिया, यदि अम्ल धातु कार्बोनेट, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं आप CaCO3, तो धातु कार्बोनेट, यदि अम्ल धातु कार्बोनेटों के साथ अभिक्रिया करती है तो हमें जल और कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्राप्त होता है। कह रहे कि धातु कार्बोनेट यदि अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो हमें जल और कार्बन डाइऑक्साइड देता है। तो जैसे कि इसके हम उदाहरण के द्वारा देख सकते हैं कि कैसे देगा। तो यहाँ पे CaCO3 प्लस हम लिख देते हैं, यहाँ पे HCl 2HCl, और देखिए जब 2HCl लिख दिए तो यहाँ पे हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड प्लस 4 हाइड्रोजन है ना, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, तो 2 हाइड्रोजन क्या करेगा कि इससे एक ऑक्सीजन लेकर के जल बनाएगा, और तो यहाँ पे बचेगा CO2, तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस CO2। तो जो अम्ल है धातु कार्बोनेटों के साथ अभिक्रिया करता है तो वो हमें क्या करता है कि जल और कार्बन डाइऑक्साइड देता है। इसका तीसरा टॉपिक होगा धातु ऑक्साइडों के साथ क्रिया, धातु ऑक्साइडों के साथ क्रिया। यदि अम्ल धातु ऑक्साइडों के साथ क्रिया करता है, यदि अम्ल धातु ऑक्साइडों के साथ क्रिया करता है तो क्या देता है, जल देता है हमें। जैसे यहाँ पे देखेंगे कि CaO कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम धातु है और ये O क्या है, ऑक्साइड है, मतलब धातु ऑक्साइड। अम्ल यानी कि 2HCl इसके साथ अभिक्रिया करेगा, मतलब अम्ल के साथ, HCl अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या होता है कि हमें जल देता है। तो यहाँ पर लिख देंगे CaCl2 प्लस H2O, जो कि आपको यहाँ पे जल दिख रहा होगा। अब जैसे कि मैग्नीशियम ऑक्साइड है MgO, यदि यह H2SO4 के साथ अभिक्रिया करता है तो यहाँ पे देखिए हो जाएगा MgSO मैग्नीशियम सल्फेट, और यहाँ पे हो जाएगा H2O जल। ये था अम्ल का रासायनिक गुण। अब अम्ल के उपयोग के बारे में, अम्ल का उपयोग क्या होता है। अम्ल का उपयोग, तो चलिए देखते हैं। पहला कह रहा है कि अम्ल का उपयोग, तो इसमें पहला है सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4। सल्फ्यूरिक अम्ल, अम्ल के उपयोग में पहला हम सल्फ्यूरिक अम्ल लेते हैं और देखते हैं कि सल्फ्यूरिक अम्ल का क्या उपयोग है। तो कह रहा है कि इसको, सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र क्या होता है, तो ये होता है H2SO4।
यह है सल्फ्यूरिक अम्ल। तो कह रहा है कि लेड बैटरी मतलब सीसा संचायक सेल। लेड बैटरी का मतलब क्या होता है? तो सीसा संचायक सेल जिसको कहते हैं। तो कह रहे हैं कि लेड बैटरियों में, पेट्रोलियम उद्योग में, उसके बाद प्लास्टिक, कृत्रिम रबड़ इत्यादि के उपयोग में, औषधि विस्फोटक इत्यादि जो पदार्थ बने होते हैं उसमें इसका क्या करते हैं? हम उपयोग करते हैं। किसका? तो सल्फ्यूरिक अम्ल का। लेड बैटरियों में, औद्योगिक कार्यों में, तो पेट्रोलियम में, अनेक मतलब उद्योगों में H2SO4 का उपयोग किया जाता है। दूसरा है नाइट्रिक अम्ल। नाइट्रिक अम्ल HNO3। तो नाइट्रिक अम्ल का उपयोग है करे कि सोने तथा चांदी के शोधन में, यानी कि HNO3 से जो सोना चांदी होता है उसका शोधन में, कार्य में इसका हम प्रयोग करते हैं। और उर्वरक, औषधि विस्फोटक पदार्थ बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। उर्वरक, औषधि और विस्फोटक पदार्थ के उपयोग में भी हम क्या करते हैं? HNO3 का उपयोग करते हैं। अब करें कि नाइट्रिक अम्ल। तो नाइट्रिक अम्ल को सोरे का अम्ल भी कहा जाता है। जो सोरा होता है तो सोरे का अम्ल भी कहा जाता है नाइट्रिक अम्ल को। अब तीसरा है आपका HCl। तो HCl का उपयोग क्या है? तो कह रहा है कि HCl का उपयोग वस्त्र में, वस्त्र उद्योग में, और कपड़ा रंगने में, रंजक के कार्यों में, कलई करने में, और कह रहा है कि लोहे की चादरों को साफ करने में, मतलब लोहे को पेंट करने से पहले लोहे का जो चादर होता है उसको साफ करने में भी HCl का क्या करते हैं? हम उपयोग करते हैं। इस प्रकार ये अम्ल का क्या था? विवरण था। अब हम तत्पश्चात क्षार के विवरण के बारे में जानेंगे कि क्षार के, तो देखेंगे टॉपिक क्षार या क्षारक। क्षारक क्या है? तो कह रहा है कि वे पदार्थ जो स्वाद में कड़वे तथा लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं उन्हें क्षारक कहा जाता, या उन्हें क्षार कह सकते हैं। तो कह रहा है कि वे अम्ल जो स्वाद में कड़वे तथा लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं उन्हें क्षार कहा जाता है। और एक जैसे कि उदाहरण में हम साबुन ले लेते हैं। अब बता रहा है कि नोट में कि जो क्षारक हम नोट में देखते हैं, तो कह रहे कि वे क्षारक जो जल में वियोजित हो जाते हैं क्षार कहलाते हैं। अर्थात इससे क्या तात्पर्य है? इसका मतलब यह है कि सभी क्षार क्षारक हो सकते हैं लेकिन सभी क्षारक क्षार नहीं होते। कह रहा है कि सभी क्षार क्षारक हो सकते हैं लेकिन सभी क्षारक क्षार नहीं होते हैं। इसका तात्पर्य यही है कि वे क्षारक जो जल में घुल जाते हैं, जल में घुलनशील होते हैं, क्षार कहलाते हैं। मतलब कि सभी क्षार क्षारक होते हैं परंतु सभी क्षारक क्षार नहीं होते हैं। अब इसमें बता रहा है कि इतना तो क्षार के बारे में था। अब देखिए क्षार के प्रकार क्या होते हैं, क्षारक के प्रकार। क्षारक के प्रकार ये दो प्रकार का होता है। पहला होता है प्रबल क्षार, और दूसरा होता है दुर्बल क्षार।
तो प्रबल क्षार किसे कहते हैं और दुर्बल क्षार किसे कहते हैं, ये जानने से पहले, क्षार के प्रकार को जानने से पहले हम आर्हेनियस के अनुसार भी क्षार के बारे में जान लें या क्षारक के बारे में जान लें। तो आर्हेनियस के अनुसार कह रहा है कि वे सभी पदार्थ जो जल में घुलकर या वियोजित होकर के OH माइनस आयन देते हैं और इसके अलावा कोई और अन्य ऋण आयन नहीं देते हैं, तो इसे हम क्या कहते हैं, क्षार कहते हैं या क्षारक कहते हैं। कह रहा है कि वे पदार्थ जो जल में वियोजित होकर के आयनित होने के पश्चात जो OH माइनस आयन देते हैं, मतलब कि हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं, और इसके अलावा कोई और अन्य हाइड्रोक्साइड आयन नहीं देते हैं, तो वे क्या कहलाते हैं, तो क्षारक कहलाते हैं। ये आर्हेनियस के मत के अनुसार क्षारक की परिभाषा थी। अब देखेंगे क्षार के प्रकार के बारे में, तो प्रबल क्षार और दुर्बल क्षार। तो प्रबल क्षार क्या होता है, तो कह रहा है कि वे क्षारक जो जल में घुलने के बाद या वे क्षारक जो जल में पूर्णतः वियोजित हो करके या आयनित घुल करके OH माइनस आयन देते हैं, प्रबल क्षार कहलाते हैं। कह रहा है कि वे पदार्थ या वे क्षार जो जल में पूर्णतः वियोजित हो करके OH माइनस आयन देते हैं, क्षार कहलाते हैं या क्षारक कहलाते हैं। जैसे आपको उदाहरण के तौर पे बता दिया जाए कि KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, उसके बाद NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड और BaOH का होल ट्वाइस बेरियम हाइड्रोक्साइड, ये प्रबल क्षार है। दुर्बल क्षार किसे कहते हैं, तो थोड़ा इसका उदाहरण देख लीजिए। जैसे यहाँ पे KOH, इसको हम तोड़ते हैं तो जो KOH है वो कैसे टूटता है, जलीय विलयन में यहाँ पे हो जाएगा K प्लस आयन और प्लस OH माइनस आयन। ये है आपका प्रबल क्षार। दुर्बल क्षार की हम बात करते हैं तो यहाँ पे देखिए कह रहा है कि वे क्षार जो जल में पूर्णतः वियोजित या आयनित नहीं होते हैं, उन्हें हम दुर्बल क्षार कहते हैं। कह रहे कि वे क्षारक जो जल में पूर्णतः आयनित या वियोजित नहीं होते हैं, दुर्बल क्षारक कहलाते हैं। जैसे उदाहरण में इसका लेते हैं AlOH का होल थ्राइस एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड और NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ये क्या है, तो ये है आपके दुर्बल क्षारक या दुर्बल क्षार। अब इसको हम उदाहरण के में जैसे तोड़कर दिखाते हैं। जैसे यहाँ पे मान लीजिए एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का जलीय विलयन कराते हैं तो ये क्या होता है, पूर्णतः वियोजित नहीं होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा Al+3 आयन और +3OH माइनस आयन। अगर मान लीजिए कि आप इसकी परिभाषा जानते हुए भी कुछ विषम परिस्थितियों में भूल जाते हैं कि कौन प्रबल क्षार होगा कौन दुर्बल क्षार होगा, आप जाएंगे आवर्त सारणी में। आवर्त सारणी मतलब आप सभी लोगों ने देखा होगा या उसके बारे में सुना होगा या आपको कक्षा 9वीं में पढ़ाया गया होगा कि यस ब्लॉक के जो तत्व होते हैं या तो वे क्षार धातु होते हैं या तो वो क्षारीय मृदा धातु होते हैं। तो देखिए, तो यस ब्लॉक के तत्वों में यहाँ पे हम देख लेते हैं
देखिए, प्रबल क्षार के बारे में यदि आप पूर्णतः रूप से जानना चाहते हैं तो आप ये ध्यान दीजिए कि आवर्त सारणी में यश बलाक के जो तत्व होते हैं वो क्षार धातु एवं क्षारीय मृदा धातु होते हैं। अब उसमें से जो आप क्षार धातु जिसके साथ होता है या क्षारीय मृदा धातु जिसके साथ होता है वे प्रबल क्षार कहलाते हैं, और जिसके साथ क्षार धातु या क्षारीय मृदा धातु नहीं होता है वो दुर्बल क्षारक कहलाते हैं। तो जैसे कि देखिए यहाँ पे पोटेशियम, ये क्या है, क्षार धातु है के। ये सोडियम, सोडियम भी क्या है, क्षार है, और बेरियम भी क्या है, क्षार है। तो इसमें आप ऐसे डिवाइड कर लेंगे कि वे तत्व यानी कि वे क्षारक जिसके साथ क्षार धातु होता है या जो क्षार धातुओं से मिलकर बना होता है वो प्रबल क्षारक होते हैं, और जो क्षार धातुओं से मिलकर नहीं बने होते हैं वो अन्य धातुओं से मिलकर बने होते हैं तो वो क्या होते हैं, दुर्बल क्षारक होते हैं, दुर्बल क्षारक कहलाते हैं। ये था क्षारकों के प्रकार के बारे में। अब देखिए क्षारों के जलीय विलयन में प्रबलता का क्रम क्या होता है कि सबसे अधिक प्रबल क्षार कौन होता है। तो इसमें प्रबलता का जो क्रम होता है का क्रम, तो सबसे पहले होता है KOH। अब KOH के बाद दूसरा आता है NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये KOH सबसे अधिक प्रबल क्षार होता है, उसके बाद KaOH होता है, उसके बाद आता है NH4OH, और इसके बाद आता है अगला जो है कि बेरियम हाइड्रोक्साइड। ये है इसके प्रबलता का क्रम के बारे में बताया कि जो जल में, जो क्षार जल में घुलनशील हैं, वियोजित हैं, उनके प्रबलता का क्रम क्या है। अब क्षारों के भौतिक गुण, क्षारक के भौतिक गुण। तो क्षारों के भौतिक या क्षारकों के भौतिक गुण में पहले जैसा आता है कि पहला टॉपिक है कि क्षार जल में, यानी कि क्षार जो है स्वाद में कड़वा होता है तथा जल में यह क्या होता है, विलय होता है, जल में घुल जाता है। कह रहा है कि क्षारक जल में विलय तथा स्वाद में कड़वे होते हैं। यह लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है तथा यह तीखा, ये नीला कर देने के बाद इसको देखते हैं तो चिकना और मुलायम भी होता है। जो जैसे साबुन, सरफ, ये सब क्या है, क्षार हैं। तो उसके बारे में बता रहा है कि क्षारक जो लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं और ये स्वाद में तीक्ष्ण और कड़वा भी होते हैं। और कह रहा है कि क्षारक को स्पर्श करने पर यदि हम क्षारक को छूते हैं तो वह क्या होते हैं, मुलायम होते हैं, छलक फिसलनशील भी होते हैं, छलकते रहते हैं। अब कह रहे हैं कि अम्लों के समान क्षारकों में भी प्रवृत्ति संक्षारक होती है। जैसे अम्लों की प्रकृति क्या थी, संक्षारक थी, उसी तरह क्षारकों की भी प्रकृति क्या होती है, तो संक्षारक होती है। मतलब जैसे कि मान लीजिए कि इसमें देखा जाए तो जो क्षारक की संक्षारक की प्रवृत्ति होती है वो अम्लों की तुलना में क्या होती है, कम होती है। अब क्षारक के रासायनिक गुणधर्म के बारे में जानेंगे। क्षारक के रासायनिक गुणधर्म, देखिए आपको बताया गया है क्षारक के भौतिक गुणधर्म में कि क्षारक के, यानी कि क्षारक जो होते हैं स्वाद में कड़वे तीक्ष्ण होते हैं। दूसरा बताया गया है कि जो क्षारक होते हैं नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। तीसरा बताया गया है कि क्षारक क्या होते हैं कि ये स्पर्श करने पर
ये मुलायम लगते हैं। और इनकी भी प्रवृत्ति, जो क्षारक होते हैं, इनकी भी प्रवृत्ति क्या होती है, संक्षारक होती है, और ये अम्लों से कम होती है, अम्ल की जैसी संक्षारक नहीं होती है। उसके बाद आपको इसके रासायनिक गुण के बारे में बताया जाएगा कि इसके रासायनिक गुण क्या होते हैं, रासायनिक गुणधर्म क्या होते हैं। तो पहला है इसमें धातु के साथ क्रिया। धातु के साथ क्रिया, यदि क्षारक धातुओं के साथ क्रिया करेगा तो क्या होगा। तो देखिए, जैसे कि हम मानते हैं यहाँ पे जिंक, Zn, जिंक, यदि NaOH के साथ क्या करता है, अभिक्रिया करता है। अभिक्रिया के पश्चात हमें क्या प्राप्त होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा Na2ZnO, सोडियम जिनकेट, इसका नाम है सोडियम जिनकेट, और प्लस यहाँ पे हो जाएगा जल H2O। अब देखिए, मतलब कि क्षार धातुओं के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस देता है। तो जो हाइड्रोजन गैस देता है, तो यहाँ पे हम इसकी कैलकुलेट कर लेते हैं, गणना करते हैं कि यह हमें हाइड्रोजन गैस कैसे देता है। तो आप जैसे पढ़े हैं कि अम्ल धातुओं के साथ अभिक्रिया करके क्या देते हैं, तो हाइड्रोजन गैस देते हैं, वैसे ही क्षारक भी क्या करते हैं, धातुओं के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस देते हैं। यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि कैसे इसकी अभिक्रिया कराई गई है। अब जिंक का यदि हम सोडियम AQ के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो हमें क्या होता है, हाइड्रोजन गैस प्राप्त होता है, जिसका नाम है सोडियम जिनकेट, और प्लस हाइड्रोजन गैस। दूसरा है कि अधात्विक ऑक्साइडों के साथ अभिक्रिया। क्षारक का दूसरा रासायनिक गुणधर्म है कि अधात्विक हाइड्रोक्साइडों के साथ अभिक्रिया। तो धात्विक हाइड्रोक्साइडों के साथ कैसे अभिक्रिया कराएंगे, तो धात्विक हाइड्रोक्साइडों के साथ अभिक्रिया कराने के बाद हमें क्या प्राप्त होता है, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि जैसे कि धात्विक हाइड्रोक्साइड, जैसे CO, ये क्या है, तो CO2 अधात्विक हाइड्रोक्साइड है, और यहाँ पे क्षारक CaOH का होल 2H, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लेते हैं और देखते हैं यहाँ पे क्या प्राप्त होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा CaCO3 प्लस H2O। जो ये हमें प्राप्त हुआ है, इसी के आधार पे हम इसका डिफिनीशन लिख सकते हैं कि जब क्षारक अधात्विक हाइड्रोक्साइडों के साथ, यानी धात्विक ऑक्साइडों के साथ यदि क्षारक धात्विक ऑक्साइडों के साथ अभिक्रिया करते हैं तो हमें जल देते हैं, और धातु कार्बोनेट क्या करते हैं, धातु कार्बोनेट तथा जल का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। अब ये तो था अधात्विक हाइड्रोक्साइड। अब ऐसे हम क्या कर सकते हैं कि अनेक प्रकार से इसको तोड़ेंगे, कई एग्जाम्पल लेंगे तो हमें प्राप्त होगा जल और हाइड्रोजन गैस, यही दो प्राप्त होता है। अब देखिए इसका क्षारकों का उपयोग क्या है, तो क्षारकों के उपयोग में पहले बता एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग। तो जो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड होता है उसका उपयोग क्या है, तो बता रहा है कि एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग क्लीनिंग एजेंट तथा अमोनियम लवण बनाने में होता है। क्लीनिंग एजेंट तथा अमोनियम लवण बनाने में, क्लीनिंग का मतलब होता है साफ करने वाले जो भी बनते हैं पदार्थ, उनको क्लीनिंग एजेंट कहा जाता है। अब कह रहा है कि अमोनियम हाइड्रोक्साइड, तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड से बता रहा है कि अमोनियम हाइड्रोक्साइड से हम क्लीनिंग एजेंट बनाते हैं और अमोनियम लवण बनाते हैं। और एल्यूमिनियम
हाइड्रोक्साइड का उपयोग हम वस्त्र तथा प्रति अम्ल के रूप में करते हैं। जो वस्त्र बनाने में होता है, प्रति अम्ल बनाने के रूप में होता है, तो इसका हम उपयोग करते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग, तो कह रहे हैं कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग हम साबुन बनाने में, कागज बनाने में, लुगदी के निर्माण करने, रेयान के निर्माण में इत्यादि उद्योगों में भी हम क्या करते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग करते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग, तो कह रहे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग चमड़ा के उद्योग में, सूती वस्त्रों के उपयोग में, जल को मृदु बनाने में इत्यादि कार्यों में प्रयोग किया जाता। अब देखिए अंतिम महत्वपूर्ण है कि क्षार से हम क्या करते हैं, टूथपेस्ट बनाते हैं। अब टूथपेस्ट क्या होता है, हल्का सा क्षारकीय होता है, क्योंकि यदि हमारे जो दांत होते हैं उनका संक्षरण के लिए, मतलब कि नष्ट होते हैं, जो दांत सड़ने लगते हैं, संक्षरण होता है, नष्ट होते हैं, तो उससे बचने के लिए हमें क्या करना होता है कि अपनी दांतों की सुरक्षा के लिए हम टूथपेस्ट में क्षार क्या करते हैं, मिलाते हैं, जो हमारे लार का यानी कि थूक का पीएच मान सही से बनाए रखे, और जो हम भोजन करते हैं, जो भोजन हमारे दांतों में फंस जाता है तो अम्लीय हो जाता है, और उसीलिए हम क्षारक मिला करके अपने टूथपेस्ट में करते हैं, ताकि वो क्या कर दे, उसको उदासीन बना दे। तो जहाँ पे अम्ल और क्षार मिलता है वहाँ पे क्रिया क्या होती है, उदासीन हो जाती है। अब कह रहे कि मधुमक्खी काटता है, चींटी काटता है, तो वहाँ पे मेथेनोइक अम्ल क्या होता है, अस्त्रावित होने लगता है। मतलब कि जो मधुमक्खी चींटी होता है वो काटती है तो हमें क्या करती है, हमारे शरीर के अंदर मेथेनोइक अम्ल छोड़ देती है, जिससे हमें जलन महसूस होने लगती है, और वहाँ पे खुजली टाइप का अनुभव होने लगता है, दर्द होने लगता है। तब हम उस दर्द को शांत करने के लिए क्या करते हैं, तो हम उससे शांत करने के लिए क्षार का प्रयोग करते हैं। और जैसे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जैसे कोई क्षार ले लेते हैं और वहाँ पे प्रयोग कर देते हैं, तो क्या होता है कि हमारा जो जलन होता है, दर्द होता है, वो सब क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, मतलब कि कम हो जाता है। इसलिए क्या होता है कि अधिक मात्रा में क्षारक का भी प्रयोग किया जाता है। और अम्ल की, अब कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं कि अम्ल की क्षारकता क्या होती है, क्षार की अम्लीयता क्या होती है, तो इस चीज को हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे कि अम्ल की क्षारकता और क्षार की अम्लीयता कैसे ज्ञात की जाती है। आज के लिए इतना काफी है। धन्यवाद आप सभी को।